डेली शाम के 6 बजे आप लोग देखते होंगे कि एक आपकी मॉक टेस्ट की क्लास आती है और इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। और इन क्वेश्चंस का पैटर्न आपकी सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, आईएएस और आपके जो स्टेट पीसीएस होते हैं ना, चाहे वो एमपी पीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इनके क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह का पैटर्न रखा जाता है। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तब भी आप देखेंगे इस क्लास से कई तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 19 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 20वां टेस्ट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करके आपको इनके आंसर देने की कोशिश करनी है और बाद में आप लोगों को इस क्लास को देखना है और आपको अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाए। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी ये, ठीक है। और देखिए, जब ओएमआर सीट आप लोग भरते हैं ना, तो उसे भी बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा और एक एक लाइन को पढ़ के, और जब आप लोग आंसर लगाते हैं, गोला भरते हैं, तो उसे पूरा गोल कर दीजिए करिएगा, काला कर दिया करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये। तो चलिए 20वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस को आप लोगों को समझना है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ह्रास दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये अभी टेस्ट की शुरुआतें हैं, तो आप देखेंगे कि बेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सरल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आगे आप देखिए, हमारी जैसी क्लासें बढ़ती रहेंगी, हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखते रहेंगे। तो इसमें आपके सामने दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। इन दोनों कथनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि इसका आशय पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान प्रवणता से है। दूसरा कह रहा है कि यह ह्रास दर 6.5 डिग्री सेंटी आप देखिए डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। बताइए। तो आप देखेंगे सामान्यता ह्रास दर का आशय पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता से है, जो कि प्रति 1000 मीटर पर आप देखिए 6.5 डिग्री सेल्सियस है। और इसके अंतर्गत ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में ह्रास होता है। तो आप देखेंगे पहला तो सही नहीं है इसमें, लेकिन आप देखेंगे दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा सही है तो केवल 2 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। इसमें क्या लगाया होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि तापकालिकता से तात्पर्य दिन की अवधि से है। बी कह रहा है कि तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से है। सी कह रहा है तापकालिकता से तात्पर्य ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापांतर से है। और डी कह रहा है तापकालिकता से तात्पर्य तापमान की निरंतर परिवर्तन से है। तो इसमें आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तापकालिकता से तात्पर्य दिन रात के तापक्रम में अंतर से है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें तापकालिकता का आशय दिन रात के तापमान में अंतर से है। और याद रहे, तापकालिकता कुछ पौधों के अनुकूल वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे ठंडा वातावरण कुछ पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है और कुछ पौधों में यह पुष्पन को भी प्रेरित करता है। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला आपसे कह रहा है कि अक्षांश ऊंचाई और स्थलाकृति तापमान में अंतर को प्रभावित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि वनस्पति और ढलान तापांतर को प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा कह रहा है तापमान पौधों के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। तो आप देखिए, अक्षांश ऊंचाई स्थलाकृति के साथ वनस्पति तथा ढलान तापांतर को प्रभावित करते हैं। तापमान पौधे के लिए उद्दीपन का कार्य करते हैं, साथ ही उनकी वृद्धि का समय भी निर्धारित करते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा ठीक है। तो 1 3 सही है और दूसरा गलत है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सही पूछा है तो 1 3 लगाओगे, केवल 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन में केवल 1 और 3 कथन के बारे में कहा गया है ना, तो सी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन दोनों कथनों में से आपको
सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रकाश की भेदता के आधार पर झील को केवल दो क्षेत्रों, वेलांचल और आप देखते हैं कि गंभीर क्षेत्र में बांटा जाता है। दूसरा कह रहा है कि पादप प्लवक वेलांचल क्षेत्र में प्रचुरता में से वृद्धि करते हैं। प्रकाश की भेदता के आधार पर झील को तीन भागों में यथा वेलांचल क्षेत्र, सरोजावी क्षेत्र और गंभीर क्षेत्र में बांटा जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। और वेलांचल क्षेत्र यह जल की छिछली सतही होती है, अधिकांश जड़युक्त वनस्पति इसी क्षेत्र में पनपती हैं। प्रकाश इस क्षेत्र को आसानी से भेद कर अंदर तक जाता है। और आप देखिए सरोजावी क्षेत्र यह वेलांचल क्षेत्र के आगे का खुला क्षेत्र होता है। जल की स्वच्छता के आधार पर यह यहाँ प्रकाश 20 से 40 मीटर तक गहराई तक पहुँच सकता है। और याद रहे इस क्षेत्र में पादप प्लवकों की वृद्धि प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा भी गलत है। और गंभीर क्षेत्र यह जल का ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। और नितलस्थ का निर्माण झीलों तालाबों के अवसादों द्वारा होता है, जो घोंघा, स्लेगों, सूक्ष्म जीवों का निवास स्थल भी होता है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, और सही पूछा था तो आप लोग डी लगा देंगे, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। इसमें क्या लगाया होगा आप लोगों ने? डी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से सही कथन आपको चुनाव करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पादप प्लवक झील के तलछट में रहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि नितलस्थ जीव झील के जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। ये आप देखिए दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पादप प्लवक जल की प्रकाशित सतह पर, जबकि नितलस्थ जीव झील के आदि तल छठ पर निवास करते हैं। तो पहला भी गलत है इसमें और दूसरा भी गलत है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने दो कथन दिए गए, इन दोनों में से आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से सही कथन आपको चुनाव करना है। या आप देखिए, जलीय तंत्र में जैविक क्रियाएं अधिकतर प्रकाश की उपलब्धता द्वारा प्रभावित होती हैं। दूसरा कह रहे हैं, गहरे पानी जैसे झील और समुद्र में प्रकाश एक गैर सीमाकारी कारक है। गहरे पानी जैसे झील और समुद्र आदि जलीय तंत्र के पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमाकारी कारक होता है, और इस तरह से जलीय तंत्र में प्रकाश की मौजूदगी उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित करती है, जो जैविक क्रियाओं को प्रभावित करती है। पहला तो ठीक था, इसमें दूसरा गलत था। लेकिन पहला ठीक है, दूसरा गलत है, लेकिन इसमें सही पूछा है आपसे, तो केवल एक कहाँ होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन इसमें लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन, इसमें क्या कह रहे हैं? दो कथन दिए गए, इनमें से आपको सही कथन चुना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? पहला कह रहा है कि पौधों में पुष्पन और फलन प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश के प्रकार बीज अंकुरण और पादप गति को प्रभावित नहीं करते हैं। बताइए। बीज अंकुरण, पादप गति और पुष्पन प्रकाश के प्रकार तरंग दैर्ध्य से प्रभावित होते हैं, और प्रकाश की अवधि पौधों की घटना विज्ञान को नियंत्रित करती है। घटना विज्ञान का असर पादपों का बदलते पर्यावरण के सापेक्ष गतिविधियों के समय से है, और पुष्पन और फलन पादप घटना विज्ञान क्रियाओं के उदाहरण हैं। और कहा जा सकता है कि प्रकाश की अवधि पौधों में पुष्पन और फलन की को नियंत्रित करती है। पहला आप देखेंगे ठीक है। इसमें बहुत से प्राणियों में प्रवासीयता, शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार दिन और रात की तुलनात्मक अवधि से नियंत्रित होते हैं। दूसरा गलत है, आप देखेंगे। केवल पहला ठीक है इसमें, तो केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि प्रकाश का प्रकार, तीव्रता और अवधि जीवों को प्रभावित करते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश का प्रकार अक्षांश और दिन के समयानुसार परिवर्तित होता रहता है। प्रकाश का प्रकार अर्थात तरंगदैर्घ्य, तीव्रता अर्थात जूल में मापी गई ऊर्जा और अवधि यानी दिन की अवधि जीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और किंतु दिन के समय और अक्षांश प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करते हैं, प्रकाश या तरंगदैर्घ्य को नहीं। और आप देखते हैं कि याद रहे, प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ही ठीक था, दूसरा तो गलत आप लोगों को देखने को मिला। तो केवल एक होगा इसमें, यानी कि ए ऑप्शन इसमें भी सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनसीईआरटी किताबें पढ़ते रहिए आप लोग, बेस मजबूत रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो और आसानी होगी आपको आंसर देने में। इसमें आप देखिए दो कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। परावैंगनी विकिरण इलेक्ट्रिक आर्क पारा वाष्प लैंप काला प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होता है। दूसरा कह रहा है परावैंगनी विकिरण का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। याद देखिए, परावैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न स्रोतों इलेक्ट्रिक आर्क, पारा वाष्प लैंपों और प्रदीप्त लैंप जैसे कीट अवशोषक ट्यूब, विद्युत बल्ब एलईडी के द्वारा भी उत्सर्जित हो सकते हैं। और परावैंगनी विकिरण का प्रयोग चर्म रोगों समेत अन्य कवकीय और जीवाणुओं संक्रमण के उपचार में भी होता है। तो इसमें आप देखें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों कथन आपके बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी विकिरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एपेकार हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? इनमें आपको सही सम्मिलित देखना है। तो इसमें आप देखते हैं कि यू भी ए 100 से आप देखते हैं कि 280 nm, यू भी बी 280 से 320 nm और यू भी सी 320 से 400 nm। तरंगदैर्घ्य के आधार पर परावैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। यू भी सी ये 100 से आप देखिए 280, और यू भी सी की बात हो रही 200 कितना, यू भी सी 100 से आप देखिए 280, यू भी बी 280 से 320 और यू भी ए 320 से आप देखिए 400 mm। इसमें यू भी सी अत्यधिक घातक होता है और यू भी भी जीवों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और तब समताप मंडल में स्थित ओजोन परत परावैंगनी विकिरणों का अवशोषण बड़ी तेजी से करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों का अल्पांश ही पहुंच पाता है। इसमें केवल बी ही ठीक रहेगा, बाकी तो दोनों गलत, एक भी गलत और तीसरा भी गलत। तो केवल इसमें 2 रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि परावैंगनी विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परावैंगनी विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इन चारों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि इसका तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक विस्तृत है। दूसरा कह रहा है इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। तीसरा कह रहा है इसका तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों से कम होता है। और आप देखते हैं कि 4 कह रहे हैं सूर्य प्रकाश में परावैंगनी विकिरण मौजूद रहती हैं। तो परावैंगनी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 100 nm से आप देखिए 400 nm और आवृत्ति सीमा आप देखते हैं इसकी 30 पेटा हर्ट्ज से आप देखिए 750 टेरा हर्ट्ज तक होती है। पहला ठीक है इसमें। और आप देखते हैं कि परावैंगनी विकिरण का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। दूसरा सही नहीं है, इसमें दूसरा गलत है। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 0.01 nm से 10 nm होता है, जो परावैंगनी के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। तीसरा गलत है इसलिए। और आप देखिए इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार के विकिरण अवरक्त दृश्य व परावैंगनी से युक्त होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि 4 भी ठीक है। तो 1 4 ठीक है, 2 3 गलत हैं। 1 4 ठीक है, 2 3 गलत हैं। 1 4 किसमें? बी में है। केवल 1 और 4 कथन ठीक है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से सही कथन चुनना है आपको। अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 740 nm से अधिक होता है। बी कह रहा है कमरे के ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित तापीय विकिरण अवरक्त होता है। अवरक्त एक आदर्श दीप्तमान ऊर्जा है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 740 नैनोमीटर से अधिक होता है। साथ ही कमरे के ताप पर आप देखिए किसी वस्तु से उत्सर्जित तापीय विकिरण की प्रवृत्ति अवरक्त के समान होती है। अवरक्त का तरंगदैर्घ्य आप देखेंगे 1 लाख नैनोमीटर तक हो सकता है। इस तरह इसकी आवृत्ति सीमा आप देखते हैं कि 730 THz से 300 GHz होता है। चलिए इसमें आप देखें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि एक भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या लगाया?
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ये आप देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही कथन इनमें से चुनना है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm के मध्य होता है। दृश्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। तो आप देखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक निश्चित भाग के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरण है और दृश्य प्रकाश सामान्यतः मानव नेत्र को दृश्यमान और दृष्टिबोध को अभिव्यक्त करता है और इसे आप देखिए प्रकाश संश्लेषी विकिरण भी कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश अवरक्त दीर्घ तरंगों उपरावर्णीय लघु तरंगों के बीच उपस्थित होता है। इस तरंगदैर्घ्य का तात्पर्य मोटे तौर पर आप देखिए 430 से 750 टेराहर्ट्ज की आवृत्ति विस्तार होता है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों सही है, पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सूक्ष्म तरंग विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, दोनों में से सही चुनना है। सूक्ष्म तरंग विकिरण का तरंगदैर्घ्य 400 nm से अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। सूक्ष्म तरंग विकिरण का तरंगदैर्घ्य 400 nm से कम होता है और जबकि सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक एक्स पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। तो पहला तो ठीक कह रहा है, दूसरा क्या, पहला गलत है दूसरा सही है। इसमें क्या लगाओगे, इसमें केवल दो सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर वर्णक्रम के सम्मिलित रूप हैं प्रकाश लघु तरंग विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण। सौर वर्णक्रम प्रकाश लघु तरंग विकिरण एवं दीर्घ विकिरण तीनों का सम्मिलित रूप है, यानी पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि इसमें आपका सी क्या और डी ऑप्शन हो जाएगा, एक दो और तीन तीनों होंगे सही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज की छोटी सी जो क्लास थी इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अगले दिन अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे। इस तरह का आपका जो पैटर्न है बदलता रहेगा, जो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके भी बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइए।